कोई गिरने में राजी है, कोई गिराने में राजी है। जो गिर गया, जो गिरकर संभल जाए, वही जीतता बाजी है। दरअसल ये लाइनें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने $1 के मुकाबले गिरते रुपए पर अमेरिका में एक बयान दिया है और वो बयान इस वक्त काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि रुपया दरअसल कमजोर नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ज्यादा मजबूत हो रहा है। रुपए के मुकाबले इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया 82 के पार हो गया है। पिछले कुछ समय से जारी डॉलर और रुपए के मुकाबले में गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कनें तेज कर रखी हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। यह ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत है, बल्कि भारतीय बाजार के लिए भी बेहद नुकसानदायक नजर आ रहा है। अगर आम आदमी की भाषा में समझें, यदि रुपए के कम और ज्यादा होने की बात को एक आम आदमी की तरह समझें, तो इसके मायने इतने ही होते हैं कि यदि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है या उसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो महंगाई काबू में रहती है या महंगाई में कमी आती है, और यदि रुपया डॉलर के मुकाबले दिनों दिन कमजोर होता है तो बेतहासा महंगाई आती है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन केवल इतना ही असर अर्थव्यवस्था पर नहीं होता इसका, रुपए के अवमूल्यन का, बल्कि कई तरीके से इसके व्यापक संकेत और संदेश भी मिलते हैं और व्यापक असर भी होता है। पिछले कुछ समय से लगातार कमजोर हो रहे रुपए के लिए वित्त मंत्री ने कारोबारियों को यूं तो बेचैन न होने की सलाह देती रही हैं, लेकिन वह खुद भी ये जानती हैं कि हालात सही नहीं हैं। कारोबारियों पर अगर इसका असर देखें तो रुपए में गिरावट से उन्हें विदेशी कर्ज ज्यादा ब्याज पर लेना पड़ा। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर रुपए का अवमूल्यन होगा, उसमें गिरावट आएगी, तो जो विदेशी कर्ज है वो ज्यादा ब्याज पर हमें लेना पड़ेगा और विदेशों से आयात की गई जो चीजें हैं उन पर देश को अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है। और इन सब के बावजूद यदि भारत के वित्त मंत्री ये बयान देती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और यदि सरकार के ही लोग इस बयान के बचाव में उतरते हैं, सरकार यानी जिस पार्टी की सरकार है, तो फिर एक बार बहस चर्चा बनती है। आज मंथन इसी पर। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और मंथन आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल रुपए में गिरावट का सीधा असर सरकार के घाटे में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा रुपए में नरमी से तेल व गैस आयात भी एक तरीके से महंगा हो जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी बुरी खबर से कम नहीं है। अगर खबरों की माने तो रुपए में कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का जो मसला है, कुल मिलाकर जो संकेत और संदेश है, वो भारत के पक्ष में जाता, भारत को नहीं मिलेगा क्योंकि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। इन सभी के बीच रुपए में आई गिरावट से देश में निवेश करने में लाभ की संभावना कमजोर पड़ती देख विदेशी निवेशक या बाहर के जो निवेशक हैं, जो एफडीआई लाते हैं, वो भारतीय बाजार में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। इस तरह की खबरें मुख्यधारा के मीडिया में भी मुझे नजर आई। इसका असर यह भी है और यह भी हो सकता है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से हाथ खींच लें या फिर यहां पर अपना जो लगा पैसा है उसे वापस ले लें। ये बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा, रोजगार के सृजन पर पड़ेगा, और ऐसा होने पर भारत में बेरोजगारी की दर में भी इजाफा होना तय है। रुपए की गिरती साख से जहां आयात महंगा हो जाएगा, वहीं निर्यात सस्ता हो जाएगा। यानी हम महंगी चीज खरीदेंगे और अपनी चीज सस्ते में बेचेंगे। आम भाषा में कहें तो भारत में यदि वही जो मैंने आपको बात बताई कि हम निर्यात तो सस्ता करेंगे, अपनी जो वस्तुएं हैं वो सस्ती बेचेंगे, लेकिन हम आयात महंगा करेंगे। विदेशों को सामान की बात करें तो हमें कुल मिलाकर कम पैसे चुकाने होंगे, विदेश में कम पैसे देगा, लिहाजा आयात और निर्यात के बीच का फासला बढ़ जाएगा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए
खराब होते संकेत हैं। दरअसल कोविड महामारी के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गई है, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत खराब दौर में अमेरिका है, लेकिन काफी मजबूत हो गई है। कहने के लिए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है, और जो हमारे नीति निर्धारक हैं वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते नहीं थकते हैं, लेकिन वो अभी भी 2019 के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। ये बड़ी बात है। जो 2019 में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, कोविड के बाद ये 22 खत्म होने को हो रहा है, उस लेवल पर हम अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है और सरकार उसकी तरफ शायद उतना गंभीरता से नहीं ध्यान दे पा रही है। सरकार का कहना है कि विकास दर अच्छी है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं, इसलिए सरकार के दावे के मुताबिक विकास दर नहीं है। इसीलिए खपत की मांग कम है। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक विकास दर अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रुपया यूं ही डॉलर के मुकाबले गिरता जाएगा तो इसका असर रोजगार पर तो पड़ेगा ही। साथ ही भारत में जो भुखमरी है उसमें भी इजाफा हो रहा है या होगा, और तेजी से, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आई है ताजा 2022 की, उसके आंकड़े भी काफी डराने वाले हैं। ये हंगर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, सूची है, इसमें भारत समेत 121 देश हैं, और इस 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर है, यानी बहुत काफी नीचे है। भारत 4-5 स्थान नीचे आया है पिछले वर्ष के मुकाबले। और सबसे हैरान करने वाली बात है ये है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे है। श्रीलंका में आर्थिक त्राही मची हुई है, पूरी दुनिया उसको लेकर चिंतित है। बांग्लादेश में बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं बताई जाती थी। पाकिस्तान में तो ये कहा गया कि भिखारी है पाकिस्तान, कटोरा लेकर घूम रहा है वो, और उस कटोरेबाज पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो हमसे ऊपर है। ये कतई अच्छी नहीं, मुझे कतई ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि मुझे दुख हो रहा है। क्या इसके और भी गंभीर परिणाम आने वाले हैं? क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? आज हम इसी पर, आज हमने बहुत, इसमें कोई पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुलाया है, आज केवल एक्सपर्ट के बीच में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ज्यादा तू मैं वाली स्थिति होती तो चीजें निकल कर नहीं आती, और हमारे दर्शक इसे मंथन के रूप में देखते हैं, तो इसमें कोई जो महत्वपूर्ण तत्व है, अवयव है, वो निकलने से रह जाता है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको कांग्रेस के प्रवक्ता, आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ का बयान सुना देते हैं, क्योंकि बयान तो इस मुद्दे पर कई सारे नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन गौरव वल्लभ का बयान विपक्षी पार्टियों पर तंज कसने का अंदाज भी निराला है। सुनाते हैं आपको कि डॉलर 82 पार, रुपया तार तार। वित्त मंत्री जी, आपकी अक्षमता, अयोग्यता और कुतर्क के लिए हिंदी में एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मोदी जी ने वित्त मंत्री जी सत्ता संभाली थी, उस समय $1 की कीमत 58 रुपये 43 पैसे थी, जो आज $1 देश में 82 रुपये 32 पैसे में उपलब्ध है। मतलब पिछले 8 साल में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 41% का डेप्रिसिएशन हुआ वित्त मंत्री जी। और आप कह रही हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कभी प्याज के भाव पे आप कह देती है वित्त मंत्री जी कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज के भाव का मैं कुछ नहीं कर सकती। वित्त मंत्री जी, देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपकी गलत नीतियों ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में क्या रोजगार के अवसर 41% बढ़े हैं? क्या लोगों की आय में 41% की वृद्धि हुई है? हाँ, रुपया डॉलर के मुकाबले 41% ज्यादा कीमत पर उपलब्ध है। और जब रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, और फिर आप कच्चे तेल की कीमत ये कह दोगे कि हम क्या करें, ये तो डायनेमिक प्राइसिंग है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए इसलिए हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि देश का 85% पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंप्यूटर महंगे होंगे, उसके अलावा
जो व्यक्ति मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लोग विदेश जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी। तो कब तक हम आपकी अयोग्यता और गलत नीतियों का खामियाजा भुगते हैं? प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने बहुत एक कहावत है, एक देहाती कहावत है, वो कह रहे हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमारे उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर अवध में कहा जाता है नाच न आवे आंगन टेढ़। ये अवधि में कहा जाता है कि नाच न आवे आंगन टेढ़। अब ये कहाँ प्रयोग किया है प्रोफेसर साहब जाने, हमने तो कहावत को अवधि में क्या है वो अपने दर्शकों को हमने बताया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व एचओडी और देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के न्यूज को वक्त देने के लिए। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज को वक्त देने के लिए। और डॉक्टर अनित सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाल सब्जवारी जी से ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिलाल जी, वित्त मंत्री जी पहले भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं कि वो प्याज नहीं खाती हैं, वो लहसुन नहीं खाती। अभी हाल में आया था कि वो दही, जो आम आदमी है वो पैकेट बंद दही नहीं खाता है, तो इसलिए चिंता ना करो, उसमें जीएसटी लग गई है। उसमें अभी बीच में इस तरह के बयान आते हैं। मैंने भारत के किसी वित्त मंत्री के इस तरह के बयान नहीं सुने, मुझे नहीं याद है अपने 30-32 साल के पत्रकारिता करियर में। अब इसमें कोई और बहुत प्रोफेसर त्यागी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्हें याद हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने भी बहुत वक्त से चीजों को देखा, इस तरह के ऊटपटांग बयान तो हमने किसी वित्त मंत्री के नहीं सुने आज तक। मुझे माफ करेंगे वित्त मंत्री जी, मैं ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। और अमेरिका में जब अगर कोई कांग्रेस का आदमी वहां कुछ बोल देता, राहुल गांधी कुछ बोल देता, तो कहते देश की बेइज्जती करा रहे हैं। और वित्त मंत्री जी क्या करा रही वही जाने। बिलाल साहब, ये अजीब अजीब अद्भुत तुलना है। प्रोफेसर त्यागी से हम समझेंगे कि भाई वो कह रही हैं कि नाक चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर सीधे पकड़ लो, पकड़ी तो नाक की जाएगी भाई। वो कह रहे हैं डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। एक तो इस तरीके के बयानों का क्या मायने हैं और क्या असर पड़ता है इसका, या ये जानबूझकर दिए जाते हैं बयान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, क्योंकि सब एक साथ इकट्ठा हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथी पत्रकार जो खुद को मुख्य धारा का कहते हैं वो इस पर बात नहीं करते, बड़ी बेशर्मी से चुप्पी साध लेते हैं। देखिए दुर्गेंद्र जी, जहां तक सच्चाई का ताल्लुक है, यकीनन देश में बैठे सभी बुद्धिजीवी, खासतौर से वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और खासतौर से वित्त मंत्रालय में बैठे हुए सेक्रेटरीज सच्चाई से सब अवगत होते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अपने आप को जब डिफेंड करना होता है तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, वो भी इस मंशा के साथ कि ये लोग समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो जनता है जो हमें वोट देती है वो मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख जनता नहीं होती है, आप जनता को मिसगाइड करते हैं और उसका खमियाजा पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं, निरंतर भुगत रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी इस तरह की डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, अर्थव्यवस्था के मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है और मैंने इस सरकार की आर्थिक नीतियों पर समय समय पर सवाल खड़े किए हैं। और मैं नहीं, देश के चाहे रघुराम राजन हो, चाहे अरिजीत पटेल हो और चाहे मौजूदा शक्तिकांत दास हो, जब इस तरह के जो मौजूदा रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और पूर्व जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, जब समय समय पर ये अपने पद छोड़ते हैं और सरकार पे कटाक्ष करके जाते हैं, तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं। उन मायनों को हमें समझने की जरूरत होती है। लेकिन देश की बदकिस्मती क्या है कि हम राजनीतिक पार्टियों में, हम राजनीतिक खेमों में बटे हैं। हम राष्ट्रीयता को भी पार्टी प्लेटफॉर्म में बांट देते हैं, हम देशभक्ति को भी पार्टी प्लेटफॉर्म में बांट देते हैं,
हम देश से प्यार को भी पार्टी प्लेटफॉर्म में बांट देते हैं। कभी मैं कांग्रेसी बन जाता हूं, कभी दूसरा भाजपाई बन जाता है, कोई समाजवादी बन जाता है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी के बन जाए, और XYZ। पर उसके दृष्टिकोण से हम देखने लगते हैं, अरे भाई ये देश की समस्या है, ये पार्टी की समस्या नहीं है। अगर देश में जब समस्या खड़ी होती है तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। आज सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं किस मायनों में हम तरक्की कर रहे हैं। आप समाज के रूप में देखें तो हम समाज के रूप में विभाजित किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का हाल तो सबके ही सामने है। देश पर 1,35,000 करोड़ बिलियन डॉलर का कर्जा है। फिजिकल डेफिसिट की आप हालात देख लीजिए, रुपए की कीमत आप बता ही चुके हैं, और किस फ्रंट पर हम खेल रहे हैं। तो इस तरह के बयानात देना हास्यास्पद है। इस तरह का बयान बिल्कुल ऐसी है कि शतुरमुर्ग अपना सर रेत में दे ले और वो समझ ले कि मुझे कोई नहीं देख रहा। देखिए, लोकतंत्र में जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको कसौटी पे कसा जाता है। अगर आप गलत होते हैं तो आपकी आलोचना की जाती है, और जब आप सही होते हैं तो आपकी तारीफें भी की जाती है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उसके पास सारे हथकंडे होते हैं चुनाव जीतने के, और उस समय हम मोदी की तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो इस फ्रंट पर मुझे यह सरकार पूरी तरह विफल नजर आती है। अगर आप इसकी तुलना पिछली सरकारों से भी कर लें तो उस तुलनात्मक दृष्टि से भी ये सरकार मुझे कमजोर नजर आती है। और इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि अर्थव्यवस्था का मिसमैनेजमेंट सही हाथों में नहीं है। अर्थव्यवस्था जिन हाथों में होना चाहिए उसका ज्ञान इस सरकार को नहीं है। अगर आप अर्थव्यवस्था को एक लीगल एडवाइजर को दे दें, कभी आप ब्यूरोक्रेट को थमा दें, कभी आप लॉ एक्सपर्ट को थमा दें, कभी आप XYZ को थमा दें, तो यही होगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि जब पूर्व की सरकारें थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक बहुत अच्छे जाने माने विश्व अर्थशास्त्री भी थे, और उनके डाउन टू अर्थ उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम हुआ करते थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन मोंटी सिंह आलूवालिया हुआ करते थे, और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघु राजन हुआ करते थे। ये एक सिमिट्री थी, एक लाइक माइंडेड लोग थे, अर्थव्यवस्था को टॉप टू बॉटम समझते थे, तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती थी। और ऐसे परिस्थितियों में भी जब पूरे विश्व में पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार था, तो उस समय भी यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा और अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उनके यहाँ करप्शन हो, वो हारे, यकीनन वो हारे, लेकिन अर्थव्यवस्था का सवाल पूरे देश के रोजगार से जुड़ा हुआ है, लोगों के हालात से जुड़ा हुआ है, लोगों की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। अगर अर्थव्यवस्था का दबाव देश पर पड़ता है तो एक आम नागरिक पर भी पड़ता है। आपका बजट घटता है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सुकड़ते हैं, और पूरा दबाव आप इसका मानसिक दबाव झेलते हैं। जी। इसी बीच दो मेहमान और मेरे साथ जुड़े थे, मुझे लगता है कि पर्याप्त सूचना न मिल पाने के कारण उनका परिचय मैं नहीं करा पाया। अभिनेश कुमार जी दिल्ली से जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टमेंट के और बहुत सारी चीजों को जानते हैं। अभिनेश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राशि कृष्ण सिन्हा साहब हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार हमें वक्त देने के लिए। अब मैं जाना चाहूंगा प्रोफेसर यशवीर त्यागी साहब के पास। बहुत लंबा अनुभव है त्यागी साहब को और बड़ी बेबाकी से बातें करते हैं, इसलिए मैं त्यागी साहब के पास ही जाऊंगा। त्यागी साहब, इस तरीके के बयानों से कोई अर्थव्यवस्था पर भी क्या असर पड़ता है या केवल ऐसे ही ये बयान होते हैं, मेरा पहला सवाल होगा। और जरा रुपए को लेकर जो तमाम चीजें और जो इफेक्ट हो रहे हैं अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी कैसे इससे प्रभावित हो रहा है, आम आदमी किस तरीके से दुखी है, पीड़ित है, प्रोफेसर त्यागी? हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी वित्त मंत्री जी ने बयान दिया है जिसपे इतना विवाद है, मैं समझता हूं कि एक उनका जो संदर्भ था उसके अंतर्गत उसे देखना चाहिए। हो सकता है शब्दों का चयन वो बेहतर करती तो अपनी बात अच्छी तरह कह सकते। ये जो उन्होंने वाक्यांश कहा, उनका जो इंग्लिश में था कि आई वुड लाइक टू टेक इट एज रुपी नॉट स्लाइडिंग एज डॉलर स्ट्रेंथनिंग,
इट वॉज इन द पत्रकार ने सवाल पूछा था कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपको क्या कहना है। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि रुपए के गिरने का मुख्य कारण क्या है, इसको जोड़ दिया। ये बात निर्विवाद है कि इधर जो अचानक 2022 में रुपया गिरना शुरू हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो हमें दिखाई देता है, सब मानते भी हैं आर्थिक रूप से, कि 72, 73, 74, 75 इस रेंज में था। वो जो एक तो यूक्रेन वार हो गई, फरवरी से स्टार्ट हो, दूसरे जो है अमेरिका में उनके जो आंकड़े आए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, तो उसमें उनके यहाँ महंगाई हो, जो कि एक अजीब बात थी कि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी। तो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, हमारे रिजर्व बैंक के तरह है, उन्होंने सोचा हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए एक, जैसे हमारे रेपो रेट होता है, उनका फेडरल रिजर्व रेट होता है, उसमें उन्होंने बहुत तेजी से बढ़ोतरी करनी शुरू करी। और वहाँ जो फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि अभी आगे और बढ़ोतरी हम करेंगे जी। पूरे विश्व में डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो इन दो कारणों से जो निवेशक थे उनका रुझान ये उन्होंने सोचा कि बाहर से हम अपना पैसा निकाल के हम अमेरिकन में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे FIIs होते हैं, जिसको कई बार हम कहते हैं कि वो हॉट मनी है, वो जहां अधिक लाभ दिखाई देगा तुरंत बाहर चले जाएगा। तो इस कारण जो एक अनिश्चितता का माहौल है, निवेशकों को मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, तो वो सिक्योरिटी ढूंढना चाहते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे पहला काल रहा हो चाहे ये काल रहा हो, उसमें एक डेफिसिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट रहता है, खासतौर से ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होता है। हमारे निर्यात उतने नहीं है जितने हमें आयात करना पड़ता है। ये लगभग सभी जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए अगर हमारी अर्थव्यवस्था में डॉलर का प्रभाव होता रहे लगातार, FIIs के द्वारा, FDI के द्वारा, भारतीय बाहर काम करते हैं वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनके द्वारा, तो एक संतुलन बना रहता है और आपकी मुद्रा जो डॉलर के मुकाबले जो है उसमें एक स्थिरता बनी रहती। तो क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि अभी कुछ ही हफ्तों में, अक्टूबर में, जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 75,000 करोड़ रुपए की निकासी की। वो कभी आप खबर पढ़ेंगे, थोड़ा सा उन्होंने कर दिया। तो वित्त मंत्री ने जो बयान दिया, उनका मुझे ऐसा लगता है आशय ये था कि वो एक मुख्य कारण बताना चाह रही थी कि रुपया जो है, जो वो उसकी कीमत गिर रही है, उसका मुख्य कारण है कि डॉलर जो है अधिक तेजी से स्ट्रेंथन हुआ। ये एक डॉलर इंडेक्स एक होता है जिसको अर्थशास्त्री कोट करते हैं, जो डॉलर की कीमत को 6 मुख्य मुद्राओं के सापेक्ष जो है उसको देखते हैं। जैसे एक तरह का प्राइस इंडेक्स हुआ, तो उसमें भी प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ने की दिखाई दे रही। जो पिछला आंकड़ा था वो करीब 112 पॉइंट समथिंग था। तो इससे डॉलर हम देख सकते हैं कि और मुद्राओं के मुकाबले भी तेजी से आगे बढ़ा है। हम पे असर क्या होगा, जो दूसरी बात आपने पूछी, वो अधिक हमें चिंता करने की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो आयात हैं वो निर्यात से अधिक हैं, और हमें आयात के लिए जब रुपए की कीमत गिरती है, अधिकांश व्यापार डॉलर में होता है, हमें डॉलर चुकाने होते, तो हमें जो है एक तरह से आयात के लिए अधिक डॉलर देने पड़ेंगे। तो अधिक डॉलर देने से हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। आपने खुद कहा कि जितनी भी हमारी आयातित वस्तुएं हैं, मुख्यतः पेट्रोल है, उसके दाम बढ़ने की संभावना रहती है जी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हम उपकरण मंगाते हैं, कुछ और वस्तुएं मंगाते हैं, तो इम्पोर्टेड जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक अगर अस्थिरता है, देखिए रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कहते हैं, वित्त मंत्री ने भी कहा, वो कभी ये नहीं बताते कि क्या रुपए का गिरना रुक जाएगा। वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रुपए में जो परिवर्तन हो, यानी उनका डॉक्टर साहब माफी के साथ रोक रहा हूँ, एक कोई सवाल लेना चाहते हैं बिलाल साहब आपसे। बिलाल साहब बोलिए।
बताइए। दुर्गेंद्र जी, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल जो आपने खड़ा किया था कि इसका सामाजिक सरोकार क्या है, हम यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था के उसूलों को समझने की बात नहीं कर रहे या इकोनॉमिक्स को समझे और समझाने की बात नहीं कर रहे। सवाल ये कर रहे हैं कि इस गिरती अर्थव्यवस्था में सरकार का वित्तीय प्रबंधन क्या कर रहा था, आपने उसको संतुलित करने के लिए कौन से कदम उठाए, आपका क्राइसिस मैनेजमेंट डॉक्टर साहब से सवाल लेंगे, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है बिलाल साहब डॉक्टर साहब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर साहब से इस सवाल को भी लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी सवाल पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वित्त मंत्री के जिस बयान को लेकर विपक्ष उन्हें आड़े हाथों ले रहा है, उसको बहुत उसका मर्म जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशवीर त्यागी जी ने समझाया कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक लिस्ट होती है, इंडेक्स होती है, उसमें डॉलर बहुत मजबूती के साथ हाल के दिनों में बढ़ा है। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह बयान दिया होगा और वो कह रही होंगी कि भाई रुपया उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना डॉलर स्ट्रांग हुआ। इस बयान के ये उनका कहने का आशय रहा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये भी उन्होंने अच्छी तरह समझाया। लेकिन बिलाल सुजवारी साहब ने एक सवाल उठाया है और उस सवाल का जवाब प्रोफेसर त्यागी साहब से हम लेंगे। प्रोफेसर त्यागी, व्यवस्था किस प्रकार की, ये सवाल जो मैं समझा उन्होंने कहा सामाजिक सरोकार क्या है, तो निश्चय ही दो समस्याएं इस समय है और कोई भी सरकार या कोई भी जो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये नहीं है कि सामाजिक सरोकार क्या है, मेरा सवाल ये है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन क्या काम कर रहा है इन विपरीत परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो स्थिति यहां तक पहुंची। भाई बाढ़ तो देश में आती है, लेकिन आपका ड्रास्टिक मैनेजमेंट क्या कर रहा है? जी तो देखिए तिवारी जी, आपका मैनेजमेंट, सरकार का मैनेजमेट कोई चीज होती है नहीं होती है, आपने उस स्तर पे क्यों कदम नहीं उठाए? इंटरनेशनल बिलाल साहब ये प्रोफेसर त्यागी समझते हैं। फिर भाजपा के प्रवक्ता आनंद साहू जी जुड़ गए हैं। साहू जी बहुत स्वागत आपका, उनसे लेंगे सवाल। ये बोलिए मैं अपनी बात कहूं? हाँ प्लीज, कृपया कहिए प्रोफेसर साहब। देखिए अगर हम इसी संदर्भ में देखें कि रुपए की गिरती कीमत डॉलर के परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मैंडेट होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था की बाह्य मूल्य यानी रुपए का मूल्य जो डॉलर में है उसमें स्थिरता बनी रहे। तो हमारे जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो 600 बिलियन डॉलर से ऊपर था, करीब 620-630 बिलियन डॉलर था। और पिछले ये डॉलर में के मुकाबले जो रुपए में कीमत में लगातार गिरावट आई है
इस वर्ष जो है 2022 में। तो ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है, इसमें से लगभग $100 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, $100 बिलियन रिजर्व बैंक को केवल रुपए में स्थिरता लाने के लिए रखना पड़ा। यानी कहने का आशय ये है, अगर रिजर्व बैंक हस्तक्षेप नहीं करता तो हो सकता है हमारे रुपए की कीमत 82-83 के बजाय 86, 87, 88 हो जाती, क्योंकि रिजर्व बैंक का ये मानना है कि रुपए में कीमत में गिरावट तो आएगी, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे रुपए की कीमत जो है वो एक अनुशासित ढंग से या सम्यक ढंग से उसमें कमी आए या डेप्रिशिएट हो, बहुत अधिक वोलेटाइल ना हो। जी। तो ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक ने कदम नहीं उठाए हैं, रिजर्व बैंक ने कदम उठाए हैं। हो सकता है अगर ये रफ्तार ऐसी बनी रही तो हो सकता है हमें अपने आयातों पे अंकुश लगाना पड़ा। अभी ठीक बात है, ठीक बात है। आयात लगाना नहीं, जी मैं सुन रहा हूँ। अनित सिंह जी आ रहे हैं आपके पास। प्रोफेसर त्यागी विशेषज्ञ हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। वो मैं आ रहा हूं आपके पास जी। क्योंकि आयात को हमें कम करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, तो डॉलर की मांग कम होगी अर्थव्यवस्था में, तो उससे हमारे रुपए की कीमत में स्थिरता आएगी। महत्वपूर्ण बात है। अभी तो इसलिए नहीं कर रही सरकार या रिजर्व बैंक है, उनका अनुमान ये है कि हम इसका प्रबंधन अभी कर सकते हैं। $500 बिलियन से ऊपर के हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो जाए। और एक छोटी सी बात और कह दे, देखिए रुपए की कीमत गिरती है तो ऐसा नहीं कि पूरा ही नुकसान हो रहा है। एक अनुमान ये कि जो निर्यातक हैं उनके लिए एक इंसेंटिव होता। आप ये समझिए कि जो हमारे निर्यात कर रहे हैं उन्होंने पैसा बाहर भेजा, उनको डॉलर मिला, जब डॉलर वो हिंदुस्तान में लाएंगे तो रिजर्व बैंक उनको 75 रुपए की बजाय अब 83 रुपए देगा। तो अगर हमारे निर्यात बढ़ते हैं, निर्यातकों को जो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हुई है, एक प्रकार से प्रोत्साहन भी मिलता, बशर्ते आपकी दूसरी शर्तें हो कि आपके निर्यातक इस परिस्थिति में हो कि वो इसका लाभ उठा सके। हाँ, एक नजरिया हो सकता है, ये एक नजरिया हो सकता है। और एक संभावना आपने बड़ी महत्वपूर्ण बताई है, कम से कम जीने लायक संभावना है। आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं अनित सिंह जी। प्रोफेसर राशि कृष्ण जी के पास भी चल लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, जो प्रबंधन आपको दिख रहे हैं, एक तो जो संकट एसबीर त्यागी जी ने बता दिया, जो प्रबंधन दिख रहे हैं, क्या एक अर्थशास्त्री होने के नाते, आर्थिक विश्लेषक होने के नाते उन्हें आप काफी पाते हैं? हाँ जी, प्रोफेसर त्यागी ने काफी कुछ विवेचना और विस्तार पूर्वक चीजों को बता दिया है। जैसा कि अभी अंत करते समय प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे लेटेस्ट उसके अपडेट्स देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, तो हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो सर ने पहले ही बोल दिया, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये समय जो है लगभग $532 बिलियन का है, जो पहले कुछ समय पहले 600 से ऊपर बिलियन था। तो अगर वो रिड्यूस हुआ, जिसे कहते हैं बर्न किया गया फॉरेन एक्सचेंज, तो वो बर्न किया गया किस चीज के लिए कि जो ग्रोथ जितनी तेजी से डॉलर बढ़ रहा था, या आप उसको कहें दूसरा उसका देखने का नजरिया ये है कि रुपया घट रहा था, उसको चेक करने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्रयास कर रहा है। और लेकिन ये हमारे और आपके हिसाब से, वो हमारी टेम्पटेशन के हिसाब से वो ये प्रयास नहीं करेगा। उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को देखना होगा। और अभी दूसरी चीज ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि ये सिचुएशन जो है, जैसा कि अभी उन्होंने पहले भी कहा, उस चीज को भी समझना होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जो इनस्टेबल होता है, वॉलेटाइल होता है, और जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, जो कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रभावित होता है, वो आने वाली परिस्थितियों में हो सकता है कि वो स्थिर हो। क्योंकि एक परिदृश्य ये भी बन रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे अपना स्थान बना रही है। हमें ये भी देखना होगा कि भारत एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं चाइना +1 जो
प्रोफेसर कृष्णा, ये तो बहुत पहले से हो रहा, अचानक थोड़ी हो गया है, तो बहुत दिन से मैन्युफैक्चरिंग कहा भी बात बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां हैं, जैसे जो ये अनिश्चित काल, ठीक बात है, एक आशा भरी नजरों से हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वाला आपने पार्ट बताया वो स्थिर हो सकता है, तो उससे हमें लाभ मिल सकता है। जो मेरे कहने का अर्थ ये है संक्षेप में कि जो कारक हैं जो अस्थिरता ला रहे हैं वो दीर्घकालिक कारक नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेक्टेशंस या अंतरराष्ट्रीय जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मतलब बहुत उच्चावचन के आधार पे चलता है। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों को भी अगर स्मरण रखें, यूक्रेन वार अगर लंबी खिंचती है तो स्वाभाविक रूप से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, अगले स्टेप पे जाकर के वो नेक्स्ट स्टेप लेगा। लेकिन अभी जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं वो संतोषजनक है, उन्होंने काफी इस पे वर्क किया। ठीक बात है। अब अविनेश जी के पास चलते हैं, चूंकि आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, बस आप दोनों के पास, कांग्रेस और बीजेपी के साथियों के पास आ रहा हूं, चूंकि एक्सपर्ट की राय के बाद ही आऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप एक दूसरे को जवाब भी दे लेंगे। भारत को जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, डॉलर का और के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन है, दोनों अर्थशास्त्रियों ने और राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिलाल साहब वो भी आर्थिक समझ रखते हैं। आपने तीनों लोगों को सुना, आपको भारत में क्या मान रहे हैं कि लोग आने वाले हैं क्या? जैसा कि अभी कहा कि विदेशी संस्थागत जो लोग रहते हैं, इन्वेस्ट करने वाले, वो जहां लाभ होता है वहां चले जाते हैं। और क्या भारत को आप बिल्कुल मुफीद जगह मान रहे हैं, जो विदेशी एफडीआई या अन्य जगह वो लोग आकर्षित हो रहे हैं भारत की तरफ यहाँ की स्थितियों को देखते हुए? दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो मेरी जो भाषा होगी वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सेल्स का होगा, नॉन ओरिएंटेड और नॉन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होगा। बट बिलाल जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इस डिबेट को ऑडियंस के मद्देनजर ये बोला कि कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में तो बात नहीं कर रहे, हमारे लिए सामने एक श्रोता बैठी है और श्रोता एक लेमैन है, तो हम अगर उस कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल इन्होंने पूछा वो बहुत जरूरी है कि एड्रेस किया जाए। तो मैं थोड़ा सा वो टच करना चाहता हूँ। और एक दूसरा चीज जो मुझे यशवीर जी की अच्छी लगी कि उन्होंने एक लेमैन भाषा में श्रोता को समझा दिया कि हुआ क्या। तो मैं जरा दोनों को समअप एक बार क्विकली करता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर एसबीआई आज 10% का रेट देने लगे तो आप क्या करेंगे? आप कोई भी प्राइवेट बैंक की एफडी में नहीं करेंगे या कोई भी प्राइवेट लोगों को दान नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे। तो हुआ यही, सबसे पहला जो निर्मला जी का बोलने का जो तरीका है, हम जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के माध्यम से अगर समझें तो ये कहना चाहती हैं कि एक्चुअली यूएस में अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स के कारण वर्ल्ड की रुपए वहां फ्लो इन कर रहे हैं। और इट्स अ वेरी सिंपल लेमैन भाषा। सो रुपया रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने आप को गिरने के लिए। हमने अपने धंधे पानी और चीजों को खराब नहीं किया, बट चूंकि जिस डॉलर एक्सचेंज की बात कर रहे थे अभी राशि जी कि हमारे पास इनफ्लोज घट गई, हमारा रिजर्व्स घट गया, वो सारे चीजें इसमें सम्मिलित हो गई। तो चलिए, सबसे पहली बात तो एड्रेस है कि कर क्या रही है। ये एक लेमैन भाषा में हम समझ गए कि रुपया एक्चुअली गिर नहीं रहा। अगर इसके बाद एक और लाइन में नॉन पॉलिटिकल बोलूं तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये लाइन उस तर्ज पे कही कि आप दूसरे कंटेक्स्ट में भी देखिए, पाउंड के अगेंस्ट देखिए, रुपया मजबूत हुआ है। पिछले एक साल में पाउंड हमारे सामने कितना गिरा है। तो ऐसा नहीं, और भी कई करेंसी हैं, येन देख लीजिए हमारे सामने गिरा है। तो हम सिर्फ डॉलर कंटेक्स्ट में नहीं बात करें, ग्लोबली भारत के बहुत सारे करेंसीज, करीब करीब G8 करेंसीज, G10 करेंसीज से हम भारत आराम से जीतते रहे हैं। पिछले 6 महीने में हम बहुत स्मूथली राइज कर रहे हैं। तो पहली खुशी की बात यह है, एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, हम भारत को अगले डिकेड में, चाहे पॉलिटिकली कोई हो, आई डोंट नो कांग्रेस बीजेपी, इन बातों को ना मद्देनजर रखें, तो अगले डिकेड में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो बिलाल जी का सवाल है कि कर क्या रही है आरबीआई? आरबीआई 3 चीज कर रही है और कर सकती है। पहली चीज, उसे इस वक्त डॉलर बेचना चाहिए था, है ना। एक आम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की तरह हम कहें, अरे सर आप डॉलर बेच दीजिए, आप डॉलर बेच दीजिए, गिर जाएगा, क्यों लिए बैठे हो इतना धन? तो वहां पे बहुत अच्छा जवाब हमारे गवर्नर साहब के भी आए, एक्सपर्ट्स के भी आए, और बहुत क्लैरिटी से उन्होंने फाइनेंस मार्केट को समझाया कि देखिए आज हमें डॉलर बेचने की जरूरत नहीं है, अभी वो मौका नहीं है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को अपने दो तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी,
बोलिए बोलिए। अच्छा, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो कि भारत का प्रमुख मुद्दा अपना है। इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में है, भारत अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मुद्दे पे है। वो ब्याज दर को बढ़ाकर, और ब्याज दर उतना ही बढ़ाना चाहती है जिससे कम से कम बाहर का पैसा अंदर आ सके जो यहां से भाग रहा है। तो सर एक वो दूसरा रुपी सेटलमेंट स्कीम का जो इनिशिएटिव है, आई डोंट नो यहाँ आम जनता कितना जानती है उस बारे में, क्योंकि रिसेंट है। बट हम जब रुपी सेटलमेंट, उसे हम लोग वो स्टोर अकाउंट कहते हैं, यानी जैसे एस्क्रो अकाउंट होता है उस तरह एक बाहर में खाता खुलता है। आप सोचिए वो इनिशिएटिव इतनी बड़ी है, शायद उसका तो जिक्र पॉलिटिकली अभी किसी नेता ने नहीं किया है, बट इन इन्वेस्टमेंट फील्ड हम लोग उसको बहुत बड़ा बात मानते हैं कि वो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि आपका एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों उस खाते में पैसा रखेगा इन रुपीज, दैट इज रुपी सेटलमेंट स्कीम। सो दैट इज अ बिग इनिशिएटिव। थर्ड, आप यूपीआई के फिगर्स पे ध्यान दीजिए। G10 कंट्रीज में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का ग्रोथ है पिछले 6 महीने के, वो 6 महीने से आरबीआई को एक रिलीफ लग रही है, और उसका बढ़ता आंकड़ा उसको एक फेथ दे रहा है कि अल्टीमेटली मैं जो रिजर्व्स का ये डिक्लाइन है अभी ना करके अगर 2-3 महीना रुक के करता हूं तो मे बी हम एक अच्छे सिचुएशन में हो जाएंगे। एंड फोर्थ वन, वार इज अ प्रेडिक्शन कि शायद ये चलता रहे, शायद ये बंद हो जाए, मगर कमोडिटी प्राइसेस भाग रही हैं। और भारत को सबसे बड़ी राहत है कि वो रशिया से रुपी सेटलमेंट से इंपोर्ट कर पा रहा है तेल की, जो कि लगातार बढ़ रही है। अगर आप उन आंकड़ों को देखें तो अभी लेटेस्ट में हमने बहुत तेजी से अपनी इंपोर्ट रशिया से बढ़ाने शुरू कर दिया रुपी सेटलमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये डर नहीं है कि एनर्जी प्राइसेस के राइज से और महंगाई भाग जाएगी। भागेगी, जरूर भागेगी, लेकिन अल्टीमेटली और अंतिम सर बिलाल साहब आपके लिए ये फिगर जो हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि पॉलिटिकली ये ऐसा करेक्ट नहीं जानते, कि भारत का एक्सपोर्ट का नंबर इस पूरे दुनिया में जिस तेजी से चेंज हो रहा है अलग अलग आइटम में। फॉर एग्जांपल चाइना +1 के चलते हम मोबाइल में जीत गए, ऑलरेडी जीत चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2 एक्सपोर्टर हम मोबाइल के आ चुके हैं। चिप्स में, सेमीकंडक्टर चिप्स में हमारा शिफ्ट होना शुरू हो गया। इटालियन मार्बल बनना शुरू हो गया और 2 खेप जा चुकी है। अगर आप एक्सपोर्ट की 2 खेप देखें तो जो इटली बेचता था मार्बल वो हमारे भारत से जा चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यूरोप +1 कहानी भी चालू हो गई है। वहां भी गैस नहीं है, वो धंधा नहीं कर पा रहे। टूल किट का जर्मनी का 2 ऑर्डर हमारे देश को ऑलरेडी, देश क्या हमारे प्राइवेट BEML वगैरह जैसी कंपनी को मिल चुका है। तो हम सब तरफ से जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट से घिर जाते हैं, तो अगर मैं गवर्नर होता, मैं सरकार होता, तो शायद मुझे भी ये लगता कि इस समय इंतजार करना चाहिए। और उस इंतजार के लिए अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो मुझे जनता को राहत और शांत करने के लिए ये स्टेटमेंट देना थोड़ा जरूरी था। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट के एंटी नहीं हूं। मुझे लगता है इसका कंटेक्स्ट बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, और वो कहना ये चाहती थी कि रुपया मजबूरी में गिर रहा है, आप सिर्फ डॉलर के कंटेक्स्ट में मत देखिए। अविनेश जी, दरअसल समस्या यहाँ पे है ना कि आप अगर बार बार जले में नमक छिड़कने वाली बात करें और आप बाद में कोई ठीक बात भी करें तो लोग कहेंगे यार ये वही जले में नमक नहीं बल्कि पेट्रोल लगा रहा है। डॉक्टर अनित सिंह के पास आते हैं। इतनी सारे काम हो रहे हैं, एक्सपर्ट ने बताया कि भाई देश को डरने की जरूरत नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी हालत खराब है, और वित्त मंत्री को आप लोग ट्रोल करते हैं। डॉक्टर अनित सिंह। चौहान जी, अभी आपने आज पूरा पैनल काफी एक्सपर्ट लोगों को बुलाया हो जो इकोनॉमिक्स को और फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और इतना रोजी पिक्चर ये दिखाते हैं देशवासियों को कि उनको मोदी और सीतारमन जी से सवाल करने का मन ही नहीं होता। अभी आपने एक कोट किया था कि आपकी अवधि में क्या कहा जाता है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। टेढ़ा नहीं, ट्याड़। हाँ, तो एक ऐसा ही कोट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर उसका मतलब ये था कि टाइटैनिक डूबा नहीं था, बस उसके ऊपर पानी आ गया था। ये जो हमारे एक्सपर्ट लोग जिस पैरामीटर और जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं चीजों को, वो कितना हास्यास्पद है ये समझ में नहीं आता मुझे। आप ये समझिए कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे भूखे लोग अगर कहीं सोते हैं तो वो हमारा देश भारत है, जो अभी पिछले कुछ महीने पहले ही 101 नंबर पे था, और इस साल के डाटा जो हमारा आया है उसमें 107 पोजीशन पे पहुंच गया है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। अगर इन सब चीजों को हम देखें भी, लेकिन क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस तरीके के डाटा बता रहे हैं,
कि सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ यूक्रेन वॉर के बाद हुई है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक 5 सेकंड केवल 5 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। दिक्कत क्या है कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जो हकीकत है उनकी दृष्टि आर्थिक है, और आप आर्थिक के साथ पॉलिटिकली भी, उसमें आपका जो चश्मा राजनीतिक भी है। बोलिए जी, आपने सही बात कही। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा चश्मा है जिसमें हमारे देश की जो गरीबी और अमीरी के बीच का फासला नहीं दिखता है? ऐसा कौन सा चश्मा है जिसमें यह नहीं दिखता कि हम बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं जीडीपी में? ऐसा कौन सा चश्मा पहन रखे हैं हमारे इकोनॉमिस्ट भाइयों ने कि उनको यह नहीं दिखता कि हमारे विदेशी जो भंडार है, मुद्रा भंडार है, वो कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है? ऐसा कौन सा चश्मा पहन रखा है जिसमें उनको बढ़ती हुई बेरोजगारी नहीं दिखती कि जो कि 40% से 40 सालों में सबसे ज्यादा है? मैं अपने मित्रों से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके का हम रोजी पिक्चर लोगों को दिखा के बहकावे में लाना चाह रहे हैं, और जो इनडिफेंडेबल है, मोदी और सीतारमन की ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये इनडिफेंडेबल है। ये समय डिसाइड करेगा और आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे देश की जनता को एक राइट पे लेके जाया जा रहा है। मैं सारे के सारे तथ्य आपके साथ पेश करूंगा, आप मुझे मौका देंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की कोटेशन में आपको दे रहा हूं, और ये यूक्रेन वॉर के पहले की बात है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो जिस देश में, क्रेडिट ग्रोथ स्लो है, मार्केट डिमांड फ्लैट है, मैन्युफैक्चरिंग 75% तक ही है, और रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, जीडीपी स्लो हो रहा है, और हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। आप ये समझिए कि कौन सा पैरामीटर है जो हमारे इकोनॉमिस्ट भाई नहीं देख पा रहे हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो स्टेबिलिटी चाहिए रुपीज और डॉलर के एक्सचेंज में, वो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हमारे मित्र जब बातें करते करते ये बताते हैं कि रुपी डिप्रिशिएट होने का भी फायदा क्या है, तो एक तरीके से ये सिर्फ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कोर्ट नहीं है, इसमें राजनीति की बू आती है, जिसका विरोध मैं करना चाहूंगा। अब मैं आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूंगा। एडिबल ऑयल, मैं 2014 से 2022 तक के फिगर आपको कोट कर रहा हूं। रिफाइंड ऑयल 99% तक उसके रेट बढ़ चुके हैं, ग्राउंड नट ऑयल 90% बढ़ चुके हैं, मस्टर्ड ऑयल 95% बढ़ चुका है, कोकोनट ऑयल 30% बढ़ चुका है, गैस 97% उसका रेट बढ़ चुका है, जो कि अब और भी ज्यादा हो गया है। जो 450 रुपए का गैस आता था वो इस समय 1000 के ऊपर हो गया है। दुर्गेश जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। डीजल के प्राइस 93% तक पहुंच चुके हैं, अरहर तूर दाल 48% बढ़ चुका है, मूंग दाल 29% बढ़ चुका है, उड़द और क्या क्या एग 42% बढ़ चुका है, मिल्क 40% बढ़ चुका है, फिश और मीट 77% बन चुका है, और फ्रूट्स ऑरेंज और मैंगो 53% का रेट उसका बढ़ चुका है। ठीक बात। हमें क्या है जो दिखाई नहीं देता है? मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। ये गवर्नमेंट उनकी सारी की सारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में जो एक्सपर्ट की राय होती है उसको किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, और एक मोनोपोली के तहत हमारे इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा खामियाजा मैं आपको बताऊं, उज्ज्वला योजना, जिसमें इन्होंने बहुत ढिंढोरे के साथ 10 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे, पर कितनी अफसोस की बात है कि उसमें सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने उसको रिफिल कराया है। आप ये समझिए कि किस तरीके से हम इंप्लीमेंटेशन में कहां पे खामियां हैं सरकार की। हमें नरेंद्र मोदी और सीतारमन का नाम लेने से नहीं गुरेज रखना चाहिए। हमारे मित्रों ने जितनी सारी बातें कही हैं उसमें गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं। देखिए अनिल सिंह जी, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये बड़े उस तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर हो तो मुझे लगता है उनको ये सारे सवालों को जवाब देने चाहिए। अगर वो है आनंद साहू जी हैं क्या? सारी चीजें सुन रहा हूं मैं। दुर्गेंद्र जी थोड़ा शांति करिए, अब बहुत हो गया भाषण। आनंद जी 1 मिनट और दीजिए। पीएम मुद्रा योजना, मैं इसकी बात करूं कि इसमें 34,000 करोड़ रुपए का एनपीए है, और जो पिछले साल से 37% अप है, बढ़ चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। कितनी शर्म की बात है कि जनधन योजना, ठीक बात है, उसमें अब आनंद साहू जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद साहू जी सर 1 मिनट। दुर्गेंद्र जी और सभी को मैं पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों का गुस्सा, नफरत
और बहुत तरह तरह की कटुता भाव, वो बड़ा अच्छा लगा। और भाई साहब हमारे दुर्गेश जी भी पूरे उसमें मोहर पे लगा। हाँ, बहुत ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का डिबेट सुन के। मैं आनंद साहू हूँ, मैं वैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर रहा हूँ और 40-45 देश जाके आया। अभी भी आनंद साहू जी को स्क्रीन पर लिया जाए, स्क्रीन पर आनंद साहू जी को स्क्रीन पर लें। 1 मिनट दुर्गेंद्र जी, मैं ले रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर ले रहा हूँ, आप स्क्रीन में दिख नहीं रहे हैं। तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी चांस। लास्ट हाफ एन आवर आई एम लिसनिंग। ना आप आइए ना, आप सारे सवालों के जवाब तो आप ही को देना है ना। गड़बड़ है, आप क्या इतने देर से चला रहे हैं? सरकार का बात नहीं सुनेंगे। भाई सरकार की बात पहले एक्सपर्ट लेंगे ना। आनंद जी आप एरोनॉटिक इंजीनियर हैं। आनंद जी आप एरोनॉटिक इंजीनियर हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता। जब एक्सपर्ट की राय आएगी पहले मैं एक्सपर्ट ही लूंगा ना, एक्सपर्ट लूंगा, फिर आलोचना लूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। जवाबदेही तो आपकी है ना, आप सरकार हैं, बोलिए। आप ही अगर बोलना चाहते हैं साहब तो आप ही कर लीजिए। नहीं बोलिए आप, मैंने तो आपको बुलाया, बोलिए। नहीं आप कहाँ बोलने दे रहे हैं? बोलिए। मैं कभी किसी को, मैं ये कह रहा हूँ, आपको मालूम है अभी पूरे 70 साल से ज्यादा समय बीत गया, मजदूरों को उसका आई कार्ड नहीं मिला था। इनफॉर्मल सेक्टर, चाहे रेडी पटरी वाला है, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर होकर है, चाहे घरेलू कामगार है, चाहे मोची है, धोबी है, दर्जी है, नाई है, रिक्शा है, ऑटो टैक्सी चालक है, किसान मजदूर है, कि जितने भी हैं, आज उसको बेचारे को एक आई कार्ड नहीं दे पाई थी कोई सरकार। ई श्रम कार्ड के माध्यम से 30 करोड़ लोगों को, 300 मिलियन लोग, उनका आधार कार्ड, अकाउंट, उनका एक नॉमिनी और एक QR कोड के साथ उनका कौन सा काम कर रहे हैं, सारा उनका डिटेल, क्या करते कितने हैं, सारा डिटेल उनके साथ वो रजिस्टर हो गया विथ फोटो ID कार्ड। और मैं क्या कह रहा हूं, आज आप मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का भला करने चले थे तो आप एक कार्ड तक नहीं दे पाए थे। आज वो प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों को अपना पहचान दिया, उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो गया, बिचौलियों का धंधा बंद हो गया। बिचौलिए जो हर चीज में कहते थे मजदूरों के लिए कर रहे हैं और खा जाते थे, आज उनके खाते में पैसा जा रहा है। रुपया अवमूल्यन पर भी बोलिए ना कुछ, रुपया अवमूल्यन पर भी बोलिए और इस पर महंगाई पर भी बोलिए कुछ। अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं, बोलिए। मैं सब सुन रहा हूं, डॉलर पे भी बोलूंगा, रुपया पे भी बोलिए। आई विल कम टू दैट पॉइंट। सुन लीजिए, मैं पूरे दुनिया में जाता हूं और डॉलर, सुन लीजिए, डॉलर जो है रुपया की तो बहुत मजबूत है। दूसरे कंट्री का आप जाके देखिए, आप ब्रिटेन में जाके देखिए, तबाही हो गया है, बुरा हाल है। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर बदले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आप इतने बड़े सारे डिबेट में आप लोगों ने, सबने, विशेषज्ञों ने कहा कि कितने गंभीरता से सरकार ने रुपया का एक्सचेंज शुरू कर दिया। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं सरकार का पक्ष नहीं आ रहा उसमें? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं डिबेट में? फिर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? जब एक्सपर्ट को हम रख रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ये काम कर रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो क्या आप ही का भाषण जरूरी है? देखिएगा, मैं हर बात में बोलूंगा, मेरी आवाज बंद करेंगे, मैं एग्जिट नहीं, मैं आवाज नहीं बंद करूंगा। मंथन इस तरह नहीं होता। आप पहली बार आए, माफ कीजिएगा, आप पहली बार आए, मैं आवाज नहीं बंद करता किसी की। मैं सरकार नहीं हूं, चाहे सरकार जिसकी हो, मैं सरकार नहीं हूं, मैं किसी की आवाज नहीं बंद करता। मैं मंच देता हूं, बोलने का मंच देता हूं, मैं किसी की आवाज नहीं बंद करता। मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। आपको इतना गुस्सा क्यों है सरकार से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमें गुस्सा नहीं है, आम आदमी को गुस्सा है, आम आदमी को। और ये जो विपक्षी पार्टी, आम आदमी को गुस्सा है। आप आम आदमी है क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और मैं भी हूँ उसी में से कॉमन मैन। मैं भी हूँ, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन मैन मैं हूँ। मैं एलीट क्लास में इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। साल से मैं मजदूरों पे काम करता हूँ। एंड यू आर टीचिंग मी अबाउट द लेबर इशू। नो, हाउ कैन यू टीच? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई टीचिंग का शौक नहीं है। आनंद साहू जी, मुझे टीचिंग का शौक नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। भाई क्या बोल रहे हैं? मजबूती। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर जाइए, आप एग्जिट कर जाइए। बिलाल साहब, मैं एक बार
एसबीर जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, कुल मिलाकर जो चीजें आप लोगों ने बताई उसमें बहुत सारी चीजें आई। अभी कांग्रेस के साथी ने तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जोड़ी। वास्तव में आम आदमी को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए और क्या चीजें और जो बेहतर हैं वो और बेहतर की जानी चाहिए? प्रोफेसर एसबीर त्यागी। क्या है, चूल्हा दे दिया तो कह रहे गैस नहीं दिया अभी। अरे गैस तो पहले कांग्रेस की सरकार में ब्लैक में मिलता था, 1500 से। बोलिए एसबीर त्यागी जी। बड़ी बात नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? देखिए भाई, अगर शांति से सुने तो बोलें। बोलिए, हम तो शांति से सुन ही रहे, बोलिए। हाँ, देखिए आपने पूछा, पूरे दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, जो मैं देख रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, आगे के लिए आशा बनती है। जी। और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जो आक्रोश दिखाई देता है, जिसको आपने भी कहा, कि महंगाई है और काफी अधिक महंगाई, खाद्यान्न महंगाई की दर सरकारी आंकड़े बताते हैं बहुत अधिक है। पिछले 9 महीने से जो खुदरा, ये जिसको रिटेल प्राइसेस कहते हैं, जिससे सरकार आकलन भी लगाती है, जिसको 6% पर रखना चाहिए, वो 6% से अधिक रही जी। खुद रिजर्व बैंक और ये मानते हैं। महंगाई है, चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी बात जो है, हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है, विकास दर साधारण शब्दों में कहते हैं, वो उतनी रोजगार परक नहीं है जितनी हमें रोजगार की आवश्यकता है। तो रोजगार के मोर्चे पे हमें चुनौती है और बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार अपनी तरफ से उपाय करती है। मुझे लगता है कि जो हमारे विरोधी भी हैं सरकार के, उनका भी दायित्व बनते हैं कि केवल एकदम से नकार देना और आलोचना करना, कुछ रचनात्मक सुझाव भी दें कि वैकल्पिक ये व्यवस्था है। ये नहीं कि जब हम आएंगे पावर में, डेमोक्रेसी में आते रहते हैं तो हम आपको ये रचनात्मक सुझाव देंगे, मेरा ये मान। दूसरी बात देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये हमारी चिंता है। तीसरी चिंता जो है, जिसको लोग अक्सर कह देते हैं कि आय और धन संपत्ति की विषमताएं भी बढ़ रही, और ये जब बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें ये साधारण परिणाम हमें मिलता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं अथवा नहीं किए हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नहीं किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, मुफ्त राशन दिया है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। अभी जैसे कुछ मित्र ने कहा कि विश्व भुखमरी सूचकांक जो आया उसमें हमारी जो काफी नीचे पहुंच गई, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो 2 स्वैच्छिक संगठनों ने बनाया है जो सूचकांक, एक आयरलैंड के हैं और एक जर्मनी के हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को गंभीरता से लेते हैं तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का जो विचार है उसे भी हमें लेना चाहिए। सब ये कह रहे हैं कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये तो अगर हम किसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक को देखते हैं भुखमरी में, तो दूसरे को भी देखना चाहिए कि वो। मैंने कहा ना कि अपने अपने हिसाब से चश्मा लगा लेते हैं, पक्ष और विपक्ष अपना चश्मा, जिससे सवाल पूछो वो नाराज होता है। हम तो चश्मा नहीं लगाते। नहीं, आप नहीं लगाते, लेकिन ये जो नेता हैं ये अपने हिसाब चश्मा लगा लेते हैं और फिर पत्रकार को कहेंगे तुम फला पार्टी से हो, तुम मुझे मौका नहीं दे रहे हो, ये सब बकवास की बातें करते हैं। महंगाई है जी, और दूसरा बेरोजगारी की चुनौती है। तीसरी चुनौती है कि जो आय और धन संपत्ति की विषमताएं बढ़ रही। कई बार लोग एक मुहावरे में कह देते हैं कि साहब 2 उद्योगपतियों के पास जा रहा है। ठीक बात प्रोफेसर साहब, तो इनकी हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार को अगर इसकी ओर और अधिक ध्यान देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। इससे ठीक बात है। आनंद साहू जी 10 सेकेंड में, मंथन का समय खत्म हो चुका, 10 सेकेंड में आनंद साहू जी। 10 सेकेंड में फाइनल कमेंट बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद है, बोलिए। अनम्यूट करिए अपने आप को और फिर कहेंगे आपने आवाज बंद कर दी। जी नहीं, वो वहां से कर दिया होगा। अभी आवाज मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। 10 सेकेंड में कंप्लीट करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनय है, क्योंकि पूरे डिबेट में 1 मिनट में मेरे को दिए हैं, अभी 10 सेकेंड दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। अमेरिका ने
कोरोना के टाइम में अकेले $3 ट्रिलियन छाप करके अपने सिटीजन्स को पैसा दिया। जैसे भारत सरकार ने राशन दिया, ऐसे 3 ट्रिलियन पैसा दे दिया। और उसके बाद टोटल उसका 31 ट्रिलियन फिस्कल डिफिसिट है उनका। तो क्या कारण है उसके बाद भी उनका डॉलर मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है? बताइए, अपने विशेषज्ञों से पूछिए। ठीक है, अभिनेश जी इसका जवाब देंगे। अभिनेश जी इसका जवाब देंगे। डॉक्टर अनित सिंह पास है 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। अब बिल्कुल समय बिल्कुल ओवर हो चुका जी। आनंद जी, बहुत सही सवाल है। सवाल शुरू से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और मैं फिर से बोलूं क्विकली कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है। इसका सवाल बड़ा सिंपल सा है। जैसा अभी इन्होंने एक लाइन ऐड किया, डॉलर प्रिंट हुआ था जब कोविड हुआ था, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम रुपया प्रिंट करें या हम रुपये को कंजम्पशन से, सब्सिडी से अंदर करें। हमारी देश ने अच्छा कार्य किया, जो भी किया बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजी था। मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट वो स्ट्रैटेजी काम करी क्योंकि हमने रुपया छापने की बजाय सिस्टम को पैसा दिया। और जब सिस्टम को पैसा दिया बाय वे ऑफ राशन, फूड एंड अदर थिंग्स, तो हमारा इन्फ्लेशन पीछे से ट्रेल कर रहा है। हम फ्रंट रनर नहीं है, लेकिन अमेरिका जिसने पैसे बांट दिए वहां पे महंगाई एकदम हाथों हाथ बढ़ गई। और अब जो दूसरी बात मैंने कही, जब एसबीआई का रेट बढ़ जाएगा तो आप सारा धन उठा के वहीं रख देंगे। अभिनेश जी, अब बिल्कुल मेरे पास अब 10 सेकंड भी नहीं बचे। अनित सिंह जी बस जल्दी से 5 सेकंड में, 5 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं। गलत ये जो इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैन मेड क्रिएशन है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी की सरकार को जाता है और उनके वित्त मंत्री को जाता है। आ गई प्रोफेसर सिन्हा, 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड प्लीज। 80 करोड़ लोगों को उन्होंने हैंड टू माउथ कर दिया। ठीक बात, आ गई प्लीज, आपकी बात आ गई प्रोफेसर सिन्हा। कोरोना ने लाया। अब प्रोफेसर सिन्हा को सुन लीजिए प्लीज, आपस में डिबेट मत करिए प्लीज। बोलिए सिन्हा साहब। मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य धरना चाहिए क्योंकि मॉनसून भी डिलेड हुआ है। अक्टूबर में जो है आउट ऑफ द टाइम बरसात हुई है, तो इससे फूड इंडेक्स प्राइसेस भी बढ़े हैं। ठीक बात, तो हमें थोड़ा धैर्य धरना चाहिए। 2 से 4 महीने के अंदर तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी और जो हमारे कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट के, इन सबके, वो कहीं ना कहीं एड्रेस होंगे। थोड़ा इकोनॉमिक को स्टेबल होने का समय देना चाहिए। ठीक है बिलाल साहब, बहुत जल्दी में फाइनल कमेंट, बहुत जल्दी में प्लीज। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये समस्या पिछले 8 साल से निरंतर अपने आप में हम लोगों का पीछा कर रही है। और जब आप हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि देश के अंदर महंगाई का दबाव जनता पर है और देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसे समय के अंदर आप अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव एस्पेक्ट से दिखाना ये अपने आप में विरोधाभासी है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर अर्थव्यवस्था का अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो उस अर्थव्यवस्था कोई मायने नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और उन करोड़ों दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो मंथन देखते हैं, के न्यूज को देखते हैं। बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि हम दिखाते हैं 1000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो पूरी कर चुकी है और तरह तरह की तस्वीरें चलते चलते में आपको हम दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का ये जो सफर है, ये लगातार अब कर्नाटक से निकलने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर आक्रमण कर रहे हैं, महंगाई पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी पर आक्रमण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में 40% वाली सरकार है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही। करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांटनी है, देश को कमजोर करनी। हिंदुस्तान पर ये एक प्रकार का आक्रमण है। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो, पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। प्राइसेस कीप राइजिंग, दे डोंट स्टॉप। द प्राइम मिनिस्टर in his speeches used to say cylinders cost 400 rupees,
Today that same cylinder costs 1,000 rupees. The prices of petrol and diesel are the highest we have seen in a very long time. I'd like to also thank all of you for walking with us through Karnataka. Thank you for your love and affection. Thank you for your help.